नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम एक बड़ी खबर से, जिस पर पूरी दुनिया के साथ साथ अब भारत भी चिंता में अचानक से आ गया है, क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की कर्नाटक में पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 66 और 46 साल के 2 पुरुषों में ये पाया गया है वेरिएंट। इनमें से एक विदेशी शख्स है जो कि दक्षिण अफ्रीका गया था, लेकिन दूसरे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुछ अन्य मामलों की भी यहां पर जांच चल रही है। सरकार का कहना है कि एहतियात बरतें, बल्कि ना कि पैनिक करें। देखते हैं रिपोर्ट। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दाखिल हो चुका है। इससे 2 लोग कर्नाटक में संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री दक्षिण अफ्रीका की है, जबकि दूसरा बेंगलुरु के अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इनमें से एक को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। चिंता और चुनौती अब बढ़ गई है, लिहाजा एहतियात भी बढ़ा दिया गया है। इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान हो गई है। नंबर 1 प्राइमरी कांटेक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कांटेक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। जोखिम वाले देश से करीब 8000 यात्री भारत आए हैं। इनमें 10 यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बेंगलुरु से निहाल किदवई के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। कल चौथा दिन था। हंगामा यहां पर जारी रहा। विपक्षी सांसद महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन चेयर ने उसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। और इधर 12 निलंबित सांसदों का धरना भी जारी रहा। विपक्ष सरकार पर निलंबित सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है और ये आरोप भी लगाता रहा है सरकार पर कि सरकार सदन में किसानों, महंगाई जैसे मुद्दों से बचना चाहती है, जिसके कारण ये निलंबन किया गया है। देखते हैं रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा, प्लीज वेल में ना, प्लीज क्वेश्चन आवर है, यू आर वेरी सीनियर मेंबर। प्लीज प्लीज। राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सामान की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि सदन की कार्रवाई रोककर महंगाई पर चर्चा कराई जाए, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कई विपक्षी दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। सांसद महंगाई पर रोक लगाने और जो किसान मरे हैं उनको 25 लाख रुपया हर किसान को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट तो आप जानते हैं किसी भी जायज मांग को सुनने को तैयार ही नहीं, चर्चा से भाग रही है और जो मांग है उस पर कोई कहने के लिए भी तैयार नहीं। कुछ तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। आप जो महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं, नहीं, जो तो भाग जाते हैं, जवाब कहाँ देंगे। पूरा देश आज परेशान है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार किसी भी बात पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सदन के बाहर भी विपक्षी दलों का विरोध दिखा। गांधी प्रतिमा के नीचे काली पट्टी बांधकर निलंबित सांसद दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। अगर ये गतिरोध चलता रहा तो संसद के लिए नहीं, देश के लिए भी नुकसानदेह होगा। अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिद में देश का नुकसान ना हो। 12 निलंबित विपक्षी सांसदों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई सांसद भी पहुंचे। चिट्ठी का जवाब तो नहीं आया, वो सिर्फ यही कहते हैं कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका जो निलंबित किया गया है वापस लेने का सवाल नहीं, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। ये लगातार हम लोग बचते रहेंगे, 23 दिसंबर तक बचते रहेंगे, जब तक ये इलीगल सस्पेंशन विथड्रॉ नहीं करेगा तब तक हमारा ये सत्याग्रह चलते रहेगा। संसद के शीत सत्र के लगातार चौथे दिन
12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं विपक्ष में छिड़ी नेतृत्व को लेकर जंग की, जहां ममता बनर्जी के बयान ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और दोनों दलों में वार और पलटवार तेज हो गया है। ममता ने कहा कि कोई यूपीए नहीं है, तो कांग्रेस ने ममता पर बीजेपी से हाथ मिलाने का सीधा आरोप लगा दिया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के? कोई यूपीए नहीं है का ममता बनर्जी का बयान कांग्रेस को बहुत नागवार गुजरा है। अब तक तृणमूल को साथ लेकर चलने की बात करने वाली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहाँ नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी, हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के विदेशों में रहने की बात भी की, जिसे कांग्रेस व्यक्तिगत हमला मान रही है। कांग्रेस पहले ममता पर अधीर रंजन चौधरी के हमलों से एक दूरी बनाकर चलती थी। सूत्र बताते हैं कि अब कांग्रेस आलाकमान ने अधीर रंजन चौधरी के भी हाथ खोल दिए हैं। अंकगणित पाठ कीजिए, 20% पॉपुलर वोट कांग्रेस के साथ है और टीएमसी के साथ है 4। इस बीच ममता के सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा हमला बोल दिया। कहा, 10 सालों में पार्टी ने 90% चुनाव गंवाया है। इसका नेतृत्व दैवीय नहीं है। विपक्ष का नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से तय होना चाहिए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर भी आई। हम कंसल्टेंट्स की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करते, खास तौर से अगर उनकी कोई अपनी विचारधारा ना हो और वो मोदी जी के भी कंसल्टेंट रहे। ममता बनर्जी के साथ अब तक ममतापूर्ण तरीके से पेश आने वाले कांग्रेस के हाईकमान ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ कठोर रवैया अपनाने का पार्टी को निर्देश दे दिया है। तभी पार्टी के कई नेता ममता के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। यूपीए नहीं है, इस बयान से जितनी नाराजगी कांग्रेस में है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने विदेश यात्रा का जिक्र कर राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करने की कोशिश की। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एनफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य शामिल हैं और इस टास्क फोर्स को सजा देने और प्रदूषण फैलाने से रोकने की विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। साथ ही 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं जो प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए 25 जगहों पर छापे भी मार चुके हैं। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहां पर कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद दिल्ली सरकार ने जहां स्कूल बंद कर दिए, आज केंद्र की तरफ से गठित टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड वो किस तरह से काम करेगा, उस बारे में बताएं थोड़ा। जी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था गया और कहा था कि आप कुछ कदम उठाइए, ठोस कदम उठाइए, वरना सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त आदेश जारी करेगा। इशारा किया गया था कि कोई टास्क फोर्स बना सकता है जो निगरानी करे सरकारी आदेशों के पालन की। तो यहाँ पर कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ रचनात्मक हो रहा है, कुछ वक्त चाहिए। वो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और अब केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और बताया है कि 5 सदस्यीय इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, 27 फ्लाइंग स्क्वाड बना दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कल सुनवाई में चल रही थी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात उठाई थी कि जो आपने आयोग बनाया है उसको विधायी शक्तियां नहीं दी गई हैं, कानूनी शक्तियां उसके पास नहीं है इन्फोर्समेंट कराने की। यानी अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई हो, कितनी सजा हो, किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो, इस तरह की शक्तियां आयोग के पास नहीं थी। तो कानून अब केंद्र सरकार का कहना है कि विधायी शक्तियां इस टास्क फोर्स को दी गई हैं, यानी वो सजा भी दे सकते हैं, वो रोकने के लिए कोई प्रदूषण अगर कोई। आशीष, क्या ये डिटेल्स हैं, ये टास्क फोर्स या दूसरा जो गठन किया गया है फ्लाइंग स्क्वाड, वो काम कैसे करेगा? उस पे जो शक्तियां तो दे दी गई हैं, वो कैसे लागू करवाएगा, प्रदूषण रोकने में कैसे कारगर होगा?
जी देखिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड 17 बनाए गए हैं जो छापे मार रहे हैं, जगह जगह पर जाकर देख रहे हैं। 25 जगहों पर कल ही छापे मार दिए गए और अगले 24 घंटे में 40 और फ्लाइंग स्क्वाड, इनकी संख्या 40 हो जाएगी। तो बहुत सारे फ्लाइंग स्क्वाड हो जाएंगे जो टास्क फोर्स के अंडर में काम करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, जगह जगह छापे मारेंगे, प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद कराएंगे, जो प्रदूषण फैला रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट टास्क फोर्स को देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। जांच एजेंसी ने अदालत से बॉम्बे हाई कोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद जातीय हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी है। और अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी यूपी में पसीना बहा रहे हैं। कल जहां कांग्रेस महासचिव अपने ससुराल मुरादाबाद में रैली करती हुई दिखी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में विरोधियों को ललकारते हुए दिखे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार के शुरुआत के लिए अपनी ससुराल मुरादाबाद को चुना। भाषण की शुरुआत ही मुरादाबाद की बहू के तौर पर की। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले हैं। आप सबको मेरे ससुराल में और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ, माफ होगी नहीं। प्रियंका महिला वोटरों को लुभाती नजर आईं। वादा किया था कि सत्ता में आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी, तो मंच के सामने बकायदा कई स्कूटियों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रियंका बीजेपी को नौकरी ना देने और किसानों के मुद्दे पर घेरती नजर आईं। 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया। 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया, संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। 2017 में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके अखिलेश यादव पर भी प्रियंका हमला करते नजर आईं। उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो। जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? जिस वक्त प्रियंका गांधी मुरादाबाद में बीजेपी पर बरस रही थीं, उसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर में अपने भाषणों में पाकिस्तान, राम मंदिर और यूपी की कानून व्यवस्था पर बात करते नजर आए। कांग्रेस का जमाना था, सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करते थे। आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और तांडव कर कर चले जाते थे। दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रहती। उन्होंने उड़ी में प्रयास किया, पुलवामा में किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है। मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है।
एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में हुए दंगों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई कम की है। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में भावनात्मक स्पीच दी, कहा कि वो यहाँ की बहू हैं। क्या ये भावनात्मक स्पीच, ये पर्सनलाइज्ड टच उन्हें यहाँ सीट दिला पाएगा? क्योंकि 2014 में यहाँ पर कांग्रेस हारी थी और 2017 में 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। फिलहाल अब लोगों को तय कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी तक अपना चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू किया है। सहयोगी अशोक माला के साथ मुरादाबाद में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लापरवाही का मामला देखने को मिला। लापरवाही ऐसी कि 27 लोगों की जिंदगी अंधेरे में चली गई। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंखों की यहां रोशनी गई है। अब जांच हो रही है, लेकिन कहीं जांच के नाम पर खाना पूर्ति की कोशिश तो ना हो जाए। ये देखते रिपोर्ट। दिक्कत है कि आँख से इतना दर्द है, इतना पानी देता है, ये रात दिन हमको चैन न हो रहा है। दर्द माथा में, आँख में या बुखार कोई हुई। ऐसे कई मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है और आगे की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण की चपेट में आए 7 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ गई। मरीज दर्द से करहाते रहे, उनके परिजन हंगामा करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब जब जांच टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। 9 दिन हो गए, 9 दाना खाइले कुछ। ऑपरेशन कराते हैं आपका? ऑपरेशन कर दिया एक महीना का। क्या दिक्कत है अब? दर्द माथा में, आँख में या बुखार कोई हुई। 15-20 डॉक्टर के दिखा लिया? 9 दिन हो गए। आज देखा लिया? हाँ देखा लिया, दिल का ये डरो। डॉक्टर के कंपाउंडर दिया। कौन सी का लगा रहा? दवाई बोलो 8 रोज बाद डालिए, 8 दिन में आइएगा। मोतियाबिंद हुआ था, इसलिए ऑपरेशन कराने आए। ये सरकारी हॉस्पिटल है, करा देंगे ऑपरेशन। करा के गए हैं, उस दिन से रात दिन अल्लाह कर रहे दर्द से, आँख से पानी बहुत गिर रहा है। क्या बोले डॉक्टर को? आके दिखलाए थे, क्या कहा? डॉक्टर साहब नहीं है, सो ये दवा मिला है कंप्यूटर साहब। कौन दिया है दवा? डॉक्टर नहीं है तो कंप्यूटर दिए हैं। क्या बोले? ये ले जाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक होगा कि ना, ले जाते देखेंगे लगा के। भैया भी दिए है, दवाई खिलाए भी है, लगाए भी है, कोई कंट्रोल नहीं है। खामियां कई तरह की बताई जा रही हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की गई। जो डॉक्टर लोग उसमें ऑपरेशन किए उनसे बात करूंगा। ओटी ये लोगों से बात किया, ओटी के असिस्टेंट लोगों से बात किया और हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। डेट टाइम डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर लोग उनके हैं, उन लोगों से अभी हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात जानेंगे। ऑपरेशन की बात है लगभग अभी हम कुछ नहीं करेंगे। पहले तो कोई सुनवाई नहीं हुई, अब हल्ला मचने पर मरीजों को बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। ये महज लीपापोती है, ये रोशनी वापस लाने की गंभीर कोशिश। मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। और सबसे पहले बात हम ओमिक्रॉन वायरस की करेंगे। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता है और अब भारत में भी अचानक से चिंता इसको लेकर बढ़ गई है, क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की कर्नाटक में पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 66 और 46 साल के 2 पुरुषों में ये पाया गया है और इनमें से एक विदेशी शख्स है जो दक्षिण अफ्रीका गया था, लेकिन दूसरे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कुछ अन्य मामलों की भी जांच चल रही है और सरकार का कहना है कि एहतियात बरतें, पैनिक ना करें। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दाखिल हो चुका है। इससे 2 लोग कर्नाटक में संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री दक्षिण अफ्रीका की है, जबकि दूसरा बेंगलुरु के अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इनमें से एक को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं।
24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। चिंता और चुनौती अब बढ़ गई है, लिहाजा एहतियात भी बढ़ा दिया गया है। इन दोनों मरीजों के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान हो गई है। नंबर 1 प्राइमरी कांटेक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कांटेक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं दोनों के। जोखिम वाले देश से करीब 8,000 यात्री भारत आए हैं। इनमें 10 यात्रियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बेंगलुरु से निहाल किदवई के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग से सख्त गाइडलाइन बनाए जाने पर केंद्र द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में हाई रिस्क वाले 3 देशों की श्रेणी बनी है और इन 3 देशों से आने वाले यात्रियों को ही 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं दोनों डोज ले चुके घरेलू यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। 3 अफ्रीकी देशों को महाराष्ट्र ने हाई रिस्क वाली श्रेणी में रखा है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से आए यात्रियों को 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आ रहे टीके की दोनों डोज ले चुके घरेलू यात्रियों के लिए अब आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। जो हाई रिस्क या अल्ट्रा हाई रिस्क कैटेगरी के कुछ कंट्रीज है, उनके लोगों को, जैसे बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह की इस कंट्रीज के लोगों को हमने जब आएंगे तो यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा, फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे 7 डेज के लिए। वहां पे उनका 2nd डे, 4th डे एंड 7th डे पे कोविड टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आया तो उनको होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा 7 मोर डेज के लिए, और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। बाकी जो भी इंटरनेशनल फ्लायर, चाहे वो लंदन से आ रहे हैं, चाहे बाकी और भी कोई कंट्री से आ रहे हैं, उन सब के लिए हमने आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगा है विद वैक्सीन के साथ में। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में ये बदलाव केंद्र की नाराजगी के बाद किए। पहले महाराष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन और आरटीपीसीआर अनिवार्य करने से लेकर महाराष्ट्र आने वाले दूसरे राज्यों के यात्रियों के लिए 48 घंटे पूर्व नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता जैसी सख्त और अलग गाइडलाइन बनाई थी। केंद्र के ऐतराज जताए जाने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बयान दिया कि गाइडलाइन बदल दी गई हैं। केंद्र सरकारचे आणि आपल्या नियमावलीमध्ये थोड़सा केंद्र और राज्य सरकार की नियमावली में जो विभिन्नता थी उसे कम करने के लिए हमारी मीटिंग हुई। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए एक ही नियम हो, यही हमारा प्रयास है। नियम सारखा असावा अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी केलेला आहे। इस बीच अफ्रीकी देशों समेत केंद्र द्वारा चिन्हित बाकी हाई रिस्क देशों से मुंबई आए कुल 9 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। सभी को उपचार के लिए 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 नवंबर से अब तक ऐसे करीब 1000 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जिनमें से 466 की जानकारी बीएमसी ने निकाली है। उन 466 में से 100 मुंबई के निवासी हैं, बाकी मुंबई से बाहर या फिर दूसरे इलाके के हैं। इन 100 यात्रियों की टेस्टिंग हुई है, जिनमें से अभी तक कुल 9 पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे देशों से अब तक महाराष्ट्र में आए कुल 25 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संक्रमित पाया गया है। वहीं इनके 3 क्लोज कॉन्टैक्ट्स भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में कुल संक्रमितों की संख्या राज्य में 28 हो गई है। सभी के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। नतीजे आने के बाद पता चल पाएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये संक्रमित हैं या नहीं। इसी बीच कर्नाटक में 2 व्यक्तियों की ओमिक्रॉन से पीड़ित होने की खबर से एजेंसियां अब और सतर्क हो गई हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य शामिल हैं। टास्क फोर्स को सजा देने और प्रदूषण फैलाने से रोकने की विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। साथ ही 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं, जो प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए 25 जगहों पर छापे भी मार चुके हैं।
और इससे पहले आपको बताएं, कल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कोर्ट से मिली फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दिल्ली और एनसीआर की हवा में जहर बढ़ता जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया, कहा आपने स्कूल खोल दिए, 3-4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े घर से काम कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हालात दिख रहे हैं। डांट के बाद दिल्ली सरकार तुरंत हरकत में आई और स्कूल बंद कर दिए गए। उसको लेकर के सरकार जो है उन चीजों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल दोबारा बंद कर देंगे। कब से बंद कर रहे हैं? कल से जो है स्कूल बंद कर दिया जाएगा फर्दर ऑर्डर तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पारा कम नहीं हुआ। कोर्ट ने केंद्र पर भी सवाल उठाए। आपने प्रदूषण के लिए पूरा आयोग बना दिया, 30-40 अफसरों का मंत्रालय जैसा है, लेकिन आयोग भी कुछ नहीं कर पाया। हमने अपना समय बर्बाद किया है। जमीनी चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। तो केवल स्कूल ही बंद करना केवल वही एकमात्र नहीं है, अनेक इस प्रकार के कारण हैं जिससे प्रदूषण फैल रहे हैं या प्रदूषण बढ़ता है। हमको उन सभी चीज़ों को मैनिटली उसको देख करके, और दिल्ली सरकार को मेरा आग्रह होगा कि और भी मैनिटली इन चीज़ों पर वो जाएं, और ताकि जमीनी हकीकत, और हम भारत सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। हताश सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अदालत आदेश जारी करती रही, वकील बहस करते रहे, सरकारें कदम उठाने का दावा करती रहीं, तो फिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि पॉल्यूशन की लेवल कम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि एफिडेविट फाइल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कि ये बहुत काम कर रहे हैं। कि कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि स्कूल क्यों खुल गए हैं जबकि बाकी सरकारी लोग घर से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कार्य कर रहे हैं पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, तो वो आज AQI लेवल 500 से ऊपर क्यों था। उन्होंने ये भी कहा है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार सुबह तक अगर कदम नहीं उठाए गए तो अदालत टास्क फोर्स के गठन जैसा सख्त कदम उठा सकती है। सरकारों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, या तो कदम उठाइए वरना देश की सबसे बड़ी अदालत सख्त कदम उठा ही लेगी। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब आपको वो 10 जगहें दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है एयर पोल्यूशन है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहें। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। जांच एजेंसी ने अदालत से बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद जातीय हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी है। NDTV ने रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे तेलंगाना के किसान धान बेचने के लिए हफ्तों और महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मुलुगु जिले में 45 साल के एक किसान ने बिक्री नहीं होने के कारण धान की ढेरी पर ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। TRS सरकार और बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 45 साल के बेथु कुमार ने धान के उसी ढेर पर जहर पीकर जान दे दी जिसकी वो 2 हफ्ते से रखवाली कर रहे थे। मुलुगु के खरीद केंद्र ने उनकी उपज को नहीं खरीदा। उसने कहा है कि वो जहर पी रहा है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई खरीदार नहीं है, खेती करने का क्या फायदा। उसके पास 7 एकड़ जमीन है। उसने 5 एकड़ की धान की फसल बेचने के लिए काटी, कोई खरीदने वाला नहीं है। 2 एकड़ पर फसल अब भी खड़ी है। समूचे तेलंगाना के गांवों में ऐसे ही हालात हैं।
किसान फसल के साथ खरीद केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। किसानों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान में किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तेलंगाना सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है। राज्य सरकार ने मांग की है कि पंजाब की तरह 90 लाख टन खरीफ फसल खरीदी जाए। फिलहाल केंद्र सरकार 40 लाख टन फसल ही खरीद रही है। पूरा इसमें 3 महीने से काट के लाया मैडम, इधर रख दिया तो उसे बोल रहा था केंद्र वाला नहीं ले रहा, बोल रहा इधर राष्ट्र वाला नहीं बोल रहा। ये झगड़ा कर लिया तो आपको रैत वाला क्या करता है मैडम? राजनीतिक लड़ाइयां संसद या उसके बाहर भी लड़ी जा सकती हैं, लेकिन किसानों के लिए ये करो या मरो की लड़ाई हो चुकी है। राज्य और केंद्र सरकार को चाहिए कि इसे आपातकालीन संकट पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात टॉप 5 यानी 5 बड़ी खबरों की करते हैं। इन खबरों पर आप अपनी राय हमें पहुंचा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है। भारत पहुंच चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कर्नाटक में 2 संक्रमित मिले हैं जिसमें इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण पर सरकार को चेतावनी है, जिस पर आज फिर से सुनवाई होनी है। और क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी, बैन नहीं, ये खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और साथ ही नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय हक नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये भी आप जानिए आज। और सुधा भारद्वाज को बेल जो मिली थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है एनआईए। तो इन खबरों पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं यूट्यूब चैनल पर।